Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, in our previous class, we have revised the portion that we have already covered in our previous classes. Okay. So अब हम basically इसी chapter को आगे continue करेंगे and we will see the other kind of you can say जो society में जो भी चल रहा था और जो जिस हिसाब का लोग चीजें follow करते थे, जो social structure था, that is what we will be understanding now. Okay. So as we have already discussed that in our like previous parts when we were talking about the life of the people during this time, हमने देखा था कि क्या उनके beliefs थे. Basically हमने जितनी भी यहाँ पे चीजें समझी है regarding their lifestyle, वो हमने एग्जाम्पल लिया है ऑफ महाभारत और महाभारत को फोकस रख के हमने उसके बाद उसको एज ए एविडेंस रख के बहुत चीजों को समझने की कोशिश की है कि किस टाइप के वहां पे किनशिप रिलेशनशिप्स थे, मैरिजेस कैसे थी और कैसे 8 मैरिजेस मेंशन्ड है जिसमें 4 जो है वो एक्सेप्टेबल है और जो रेस्ट 4 है दोज आर कंसिडर्ड एज you can say non-acceptable, है ना. Then we also had you can say description or talking about the things like you can say कि किस टाइप के इनके जो वर्णा सिस्टम थे and how was this varna system really important and how did people follow it and while they were following it there were still certain exceptions that we can notice, है ना. कि दो इट वाज मेंशन कि जैसे कि मैरिजेस जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही होगी, बट हमने देखा है एक्सेप्शंस है एंड समटाइम्स इट द एक्सेप्शंस अकर इवन अमंग द अपर सोशल क्लासेस, यानी कि जो हमारे किंग्स थे या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे दीज लाइक क्षत्रियास थे and कुछ कुछ ब्राह्मण्स के भी इंसिडेंट्स हैं that they even you can say married और you can say कि ये लोग भी ऐसे beyond their वर्णा जो क्या करते थे मैरिजेस करते थे. So exceptions are also there and we have already studied कि जब हम exception की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इस time period पे ही exceptions not only in the kind of marriages बट अलग अलग चीजों में, जैसे कि जनरली जो फादर की प्रॉपर्टी है वो सन को मिलेगी या जो भी हम बोलेंगे कि जो भी राइट्स है फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ यू कैन से फादर, वो जनरली सारा का सारा पोजेशन किसको मिलता है, सन को मिलता है. बट अगेन हमारे पास इससे रिलेटेड भी एक्सेप्शंस है और इससे रिलेटेड क्या एक्सेप्शंस है अपने पास कि अपने पास एग्जांपल्स हैं कि जो डॉटर है उनके पास भी सर्टेन एरियाज में पावर आए थे. और इनमें जब हम डॉटर की बात करते हैं तो डॉटर में स्पेसिफिकली हमने कुछ एग्जांपल्स जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे अबाउट जो हमारी ये गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी से रिलेटेड अगर देखें तो वहां पे क्या फेस था कि मदर का नेम यूज किया है. उसी तरीके से पद्मावती जो है उनको फादर की क्या मिली थी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पावर मिला था. एंड नॉट ओनली रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एंड द पावर, द यू कैन से द अथॉरिटी टू रूल, ये भी किसके पास था, ये भी किस बेसिकली यहाँ पे हमने देखा विमेन के पास था. दैट मीन्स हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, हमने कास्ट के बारे में पढ़ा था और हमने जातिस के बारे में भी पढ़ा था. Okay, and the 4 varnas and these kind of things are the one that we have already covered. We also had a kind of, you can say, certain ideas regarding what are the other things that are to be done. कि जो अगर जैसे वर्णा सिस्टम की हम बात करें तो उसमें कौन से ऐसे सेक्शंस थे जिनको क्या क्या ड्यूटीज करनी थी एंड दीज वर समथिंग दैट दे हैड टू फॉलो. और जब ये फॉलो करते थे इन टर्म्स तो हमने देखा है कि देयर वर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट नीडेड टू बी फॉलोड इन टर्म्स कि क्या उनकी नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हम बोलेंगे सोशल ड्यूटीज,
कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, कैसे वो अलग जगह पे रहते थे, एंड क्या क्या उनके हम नोटिस करेंगे, व्हाट वर देयर थिंग्स दैट समवेयर दे हैड टू फॉलो। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कर ली। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी अदर पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हम देखेंगे कि वर्नास और बियॉन्ड वर्नास जो कुछ एक्सेप्शंस हो गए थे उनके अराउंड उसके बाद का जो हम देखेंगे, उसी से रिलेटेड हम देखते हैं बियॉन्ड बर्थ एंड यू कैन से रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब हमने ये देख लिया है कि किस टाइप के सोशल सिस्टम था, वहां पे क्या क्या चीजें फॉलो होती थी। ठीक है, अब हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो सिर्फ बर्थ से रिलेटेड नहीं, उस बर्थ के आगे क्या क्या चीजें होती थी वो चीजें समझते हैं। सो हमने देखा था इन अवर दिस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देख लिया था कि स्लेव्स, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फॉक, यानी अलग अलग वैरायटी के अपने क्या थे, हम बोलेंगे सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। मतलब वर्णास के अलावा भी, वर्णास तो थी बट उसके साथ साथ तो इनकी क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स थे। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि जो ये लोग हंटर गैदर्स वगैरह होते हैं, ये लोग राजा वगैरह को गिफ्ट जैसे देते थे। तो इकोनॉमिक रिलेशंस भी, और जो उनके एरिया है वहां पे भी जिस टाइप के रिलेशनशिप इनके होते थे, दैट इज व्हाट वी विल बी गोइंग थ्रू नाउ। यहाँ पे हम देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि जो सोशल पोजिशन है वो सिर्फ वर्ना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, वो और किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी, वो डिपेंडेंट हो रही थी ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट यू हैव। ठीक है, मतलब आपके पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उससे ये डिटरमाइन होगा कि आपकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक पावर है, and this is something we can really experience in our you can say daily life as well। हमें पता है कि जिनके पास ज्यादा पावर होते हैं, जिनके पास person who is more wealthy is considered more important and enjoys lot of important social status। so यहाँ पे ये चीज हम दूसरे वे में देख सकते हैं कि ठीक है, वर्ना सिस्टम एग्जिस्टेंट था, उसके हिसाब से सोसाइटी डिवाइडेड थी, उसके हिसाब से सोसाइटी में पावर डिवाइडेड था, बट इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द वे द काइंड ऑफ पोजीशन यू आर एंजॉयिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, सो नाउ अलोंग विद दिस वी विल मूव ऑन टू वन मोर एस्पेक्ट कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसकी कितनी अथॉरिटी थी। जो ओनरशिप का राइट होगा, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं महाभारत का। महाभारत में एक एपिसोड दिखाया हुआ है जिसमें जो कौरव और पांडव से उनकी, हमें ये तो पता है बहुत सालों से लड़ाई चल रही थी, बट ये दुर्योधन जो है उन्होंने इनवाइट किया युधिष्ठिर को कि हम लोग ये गेम ऑफ डाइस खेलते हैं। ठीक है, and now with this game it was not a simple game, they were putting certain things as a kind of you can say challenge in front of other। मतलब somewhere हम बोल सकते हैं it was a kind of gambling thing। ठीक है, कि अगर आप जीत गए तो आप, मतलब जो जीता है वो हारे हुए की certain property जो है वो अपने अंडर कर लेगा। so obviously जो युधिष्ठिर है वो लोग बहुत कुछ हार गए थे इन दिस गेम ऑफ डाइस। वी नो अपना गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, इवन प्रॉपर्टी, their subjects, and then finally his brothers and even himself। that means मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि इस सिचुएशन में हम नोटिस करेंगे कि what was happening here was that not only property but they were also putting on stake themselves, human beings, and
इतना ही नहीं, and then last of all, finally he even lost his wife. Now at this point we should move to the box that is given in the corner of the book on 68. Now see, Draupadi is supposed to have asked Yudhishthir that whether he had lost himself before staking her. अब यहाँ पे क्या है, टू कॉन्ट्ररी ओपिनियंस है. क्या है टू कॉन्ट्ररी ओपिनियंस? युधिष्ठिर ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ही हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को उस पे रखा था ऑन स्टेक एंड देन ही लॉस्ट हिमसेल्फ. उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को अगेन लूज कर दिया था. तो इस पॉइंट पे द्रौपदी ने बोला है कि जब आप खुद हार गए थे, when you were yourself you lost and you now belong to the rival party, तो उसके बाद आपने क्या, उसके बाद मुझे दाव पे रखा, दैट मीन्स स्टेक पे अपनी वाइफ को आफ्टर लूजिंग हिमसेल्फ व्हेन ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ फ्री मैन. मतलब कि जब आप खुद ही हार गए हो तो आपकी मतलब स्टिल he had the authority of putting his wife on stake. So दो कॉन्ट्ररी इसमें क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसकी वाइफ जो है, जब वो खुद अनफ्री थे तब भी वो उनकी प्रॉपर्टी थी, और दूसरी चीज जब वो अनफ्री हो गए थे तब भी उनके पास इतनी अथॉरिटी थी वो अपनी वाइफ को स्टेक पे रख सकते. So this was obviously something that was not acceptable by the wife, and that is why she was questioning her husband that how can he do this such kind of thing. But again यहाँ पे एक और चीज अपने को समझने की जरूरत है. That means somehow wife was considered husband's belonging. That is why only he had the right to put her on stake. But finally ये जो चीज है इसको आंसर नहीं कर पाए थे युधिष्ठिर, एंड द मैटर रिमेन अनरिजॉल्व्ड. अल्टीमेटली जो धृतराष्ट्र है उन्होंने पांडव को और द्रौपदी को बोला कि नहीं, आपकी पर्सनल फ्रीडम आपकी ही है, दिस इज समथिंग व्हिच इज समवेयर नॉट एक्सेप्टेबल. एंड ही सेड कि ठीक है, बाकी आपकी जो मटेरियल है दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू द कौरव्स बिकॉज दे हैव basically they were victorious, but after you people, the Pandavas and Draupadi could be free now. But ये जो एविडेंस है, ये जो इंसिडेंट है, इससे बस इतना हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इट समवेयर बिलोंग टोटली टू द मेल. एंड राजा के बारे में बात करें तो जो मेन हेड है, द किंग है, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर है, एंड ही कैन decide whatever is to be done regarding it. Okay. So again issues of ownership जो है, ये हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिनसे पता चलता है कि what were the things that were followed. और जनरली हमें इसके बारे में धर्म सूत्रज और धर्म शास्त्र से पता चलता है. हमें पता है जो मनुस्मृति है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है उसको सारे बेटों में डिवाइड किया जाएगा इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स. बट जो एल्डेस्ट सन है उसको एक स्पेशल शेयर मिला जाएगा. ठीक है, उसको एक स्पेशल चीजें, या तो प्रॉपर्टी का जो मे बी हिस्सा है वो बड़ा वाला उसको देंगे, या फिर उसको साथ में कुछ स्पेशल राइट देंगे. And women ultimately we know could not claim any share on these resources. So women जो है, जो daughter है, she did not had any right over the property of father. However, women were allowed to retain the gifts that they received on the occasion of marriage. हमने पढ़ा था about स्त्रीधन. स्त्रीधन क्या होता है? Basically जब during the time of marriage the gifts, the jewelry and these things that are given to women, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको after her can be inherited by her children without the husband having any claim on. At the same time मनुस्मृति ने ये भी बोला है, एक तरीके से women को warn किया है कि आप फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको इकट्ठा करके आपने अंडर ऐसे करके नहीं रख सकते हो, even not their own valuables. ठीक है, without husband permission. मतलब अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है कि she has the
she has kind of control over her stridhan, that is something that will be inherited by her children without husband even any claim over it. बट ये भी बोला है कि विमेन जो है ऐसा नहीं है कि फैमिली की प्रॉपर्टी को सारा अपने अंडर कर ले, अपने खुद के वैल्यूएबल्स भी, जब तक हस्बैंड उनको परमिशन ना दे, ठीक है। नाउ इसी से रिलेटेड हमें पता है हमेशा एक्सेप्शंस होंगे। तो जो एक्सेप्शंस है दैट इज कि जो वाटिका वाकटाका वाली क्वीन थी प्रभावती, सो बेसिकली जो हमारे मेंशन है रिगार्डिंग दिस लेडी नेम्ड एज प्रभावती गुप्ता, इन्होंने हमने नोटिस किया है कि शी हैड द राइट ओवर रिसोर्सेज, लैंड, कैटल एंड मनी, ओके, विच वर जनरली कंट्रोल्ड बाय द जो भी इनके हस्बैंड वगैरह होते हैं उनके अंडर होती थी या फादर के अंडर होती थी, बट हियर शी वाज द लेडी हु हैड कंट्रोल ओवर दीस थिंग्स, ओके। तो हम बोल सकते हैं सोशल डिफरेंसेस मेन और वुमेन के बीच में जो थे वो और ज्यादा एग्जैचुरेट हो गए या और ज्यादा एक्सपैंड हो गए। क्यों एक्सपैंड हो गए? सिंपल सी चीज है, सोसाइटी के बेसिस पे भी उनकी पोजीशन कम है और इसके साथ साथ उनके पास कंट्रोल नहीं है ओवर द रिसोर्सेज। तो जब नीदर यू हैव द कंट्रोल ओवर वेल्थ nor you have the control over, you can say, a position in the society, somewhere you're always considered subordinate or a dependent either on your father or your husband, then obviously क्या होगा आगे। So what happened after that was कि ये जो social differences है ये बढ़ते जा रहे थे। So इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम अगेन एक जो अपना बॉक्स दिया हुआ है towards the corner of our book, that is what we will be again going through so that it becomes more clear to us, ठीक है। Now अगर ये बॉक्स देखो आप, the box that is given on page number 69 of your book, that how could men and women acquire wealth, तो अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं इसमें कि women और जो men है वो कैसे जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं wealth, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो men है they can basically acquire wealth through 7 ways, ठीक है। और ये जो 7 ways है एक्वायरिंग के, इसमें आ जाता है इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। मतलब यू कैन सी कि इनहेरिटेंस आ रहा है, देन डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ जॉब, इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग, वर्क एक्सेट्रा, ठीक है। बट विमेन के लिए अगर हम देखेंगे तो 6 मीन्स है ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, ठीक है। व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ फायर, इसका मतलब क्या है, मैरिज के टाइम जो उनको दिया गया है, ब्राइडल पोजेशन जो है उनका, ठीक है। इसके अलावा एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन अगर उनको किसी ने, सपोज उनके भाई ने, मदर ने या फादर ने और कोई चीज दी है, ठीक है। एंड दे कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट whatever her affectionate husband may have given her, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगेन वी कैन क्लियरली सी कि कुछ भी मेंशन नहीं है दैट कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है या खुद कुछ अर्न कर सके या खुद की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एनीथिंग दैट इज बीइंग गिफ्टेड बाय समबडी एल्स
is something that is being acquired by the women. ठीक है. So again यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो somewhere ownership of property है या ownership of wealth है, that is really different for men and women, and this is somewhere this should be considered important, क्योंकि इसी के कारण men और women की जो position है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा different हो गई. Different in what terms? Different in terms की जो मेन है वो सोसाइटी में भी उनकी पोजीशन ऊपर है, और साथ में वेल्थ पोजेशन करने की भी पावर किसके पास है? उन्हीं के पास है. जबकि विमेन के पास सोसाइटी में भी सबऑर्डिनेट पोजीशन है, और यहाँ पे वेल्थ एक्वायर करने में भी बहुत सारी कंडीशंस है. सो ऑब्वियसली उनकी जो पोजीशन है दैट इज नॉट गुड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर, you can say whatever is being followed or whatever is being done during that time. Okay. So जो next चीज जो हमें करनी है, the next thing that we need to do here is basically we'll see varna and the access to property. यानी वर्णा के हिसाब से किसके पास प्रॉपर्टी के कितना एक्वायर करने का कितना राइट था. ओके. सो हियर वी नीड टू नोटिस कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उनके हिसाब से कितना वेल्थ किसके पास होना चाहिए वो वर्णा के अकॉर्डिंग भी मेंशन्ड है. ठीक है. तो ऑक्यूपेशन हमें ये तो पता है कि सबकी ऑक्यूपेशन प्रॉपर्ली स्टेटेड है. ब्राह्मण्स की क्या ऑक्यूपेशन है, क्षत्रियास की क्या है, वैश्यस की क्या है, शूद्रास की क्या है. तो शूद्रास वर द यू कैन से वर्णा दैट वाज considered as serving the other three varnas. ठीक है. तो अगर ये प्रोविजन इंप्लीमेंट किया जाए तो इसके हिसाब से तो जो वेल्दीएस्ट मेन है वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास होंगे. ठीक है. और बहुत हद तक ये चीज सही भी थी, क्योंकि हमारे पास जितने भी डिस्क्रिप्शन है ऑफ प्रीस्ट या किंग्स, चाहे टेक्सुअल ट्रेडिशन हो चाहे और कोई एविडेंसेस हो, तो हमें देखने से ही पता चलता है कि जो किंग्स है उनको बहुत वेल्दी दिखाया गया है, प्रीस्ट को भी बहुत रिच दिखाया गया है. बट हमारे पास कुछ कुछ चीजों के मेंशन है यहाँ वहां जहां पे हम देखेंगे कि ऐसा दिखाया जाएगा कि जो पुअर ब्राह्मण ऐसे मेंशन किया हुआ है. इवन आई थिंक इफ यू हैव studied in maybe some Panchatantra or old stories, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि an old Brahmin was going through the forest, यानी मेंशन है, यानी कि इसके भी एक्सेप्शंस अपने पास अवेलेबल हैं. किस चीज के एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं कि ऐसे तो मेंशन है कि किंग्स और जो ब्राह्मण्स है वो सबसे रिच सेक्शन है सोसाइटी के, बट स्टिल देयर आर मेंशन ऑफ फ्यू पुअर ब्राह्मण्स एज वेल. ठीक है. तो एट अनदर लेवल अगर हम देखें तो प्रॉपरली ये धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रास में मेंशन्ड है कि ये चीजें जो है इसी टाइप से फॉलो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ भाई अमीर जो है वो किंग्स और ब्राह्मण्स मोस्ट